के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर मखसूस नशिस्तों की केस पर समाअत हुई और ये समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया जा चुका है। अब इंतज़ार है सबको कि क्या फ़ैसला आता है। क्या ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या ये मखसूस नशिस्तें जिस तरह पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PDM को हुकूमती बेंचेस में तकसीम की थी उसी तरह से तकसीम होंगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आएगा कि ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जाएंगी, चूँकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन की थी, यानी कि जो उसका तर्जुमा हुआ था, जो तशरीह हुई थी, वो तशरीह गलत थी। लिहाजा ये सीट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से PTI के जो कैंडिडेट्स थे, जो जीते हुए लोग हैं, वो अपने दोबारा से वो जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है या जो पेपर्स हैं वो जमा करवाएं और उसके बाद फिर ये PTI के जो पार्लिमानी जमात है, जो PTI के मेंबराने कौमी और सूबाई असम्बली हैं, ये उनको दी जाएंगी। एक तो ये उसका मुमकिन हल है और साथ में ये भी कि हो सकता है कि ये दोनों को ही ना मिलें, यानी कि ना PTI को मिलें और ना ही ये हुकूमती जमातों को, यानी कि PTI/ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या हुकूमती बेंचेस पे जो जमात के लोग बैठे हुए हैं उनको भी ना मिले। दूसरी तरफ खावर मानिका साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो केस है और जो अपीलें सुनी जा रही हैं इद्दत में निकाह केस के फैसले पर, इसको पोस्टपोन किया जाए। और इसके पोस्टपोन करने के लिए जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी और जो खावर मानिका साहब के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि वो मुल्क में नहीं होंगे मौजूद, चूँकि वो नहीं होंगे तो मुहर्रमुल हराम के बाद इस मामले को सुना जाए और मुकम्मल किया जाए, तो उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आज खावर मानिका साहब की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें भी अपना उन्होंने वही ख्यालात का इजहार किया, वही बातें जो उन्होंने पहले अदालत में भी कही हैं। इमरान खान साहब को लेकर फिर वही सवाल कि कब इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, और यही एक बात जो हम इसके साथ साथ सुनते रहे हैं कि जी PTI को अदम एतमाद है चीफ जस्टिस साहब पर, यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर, तो वो अदम एतमाद की वजह क्या है। और जो अदालत के खिलाफ, अदालती जजेस के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खास तौर पर जजेस के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, इसके पीछे कौन है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। मैं काफ़ी ब्रेक थी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज़ में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब। बाजवा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ साहब ने। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब ने। हाफिज़ साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाजवा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, वकला के दलाइल मुकम्मल हुए, फैसला महफूज हो गया। अब सब ये सोच रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेमैन का अंदाज़ा तो फिर वो नहीं हो सकता जो आप जैसे एक एक्सपर्ट का हो सकता है। मखसूस नशिस्तों का केस मुमकिन तौर पर, इसका जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? अली भाई, आपको मैं गुजारिश करता चलूँ, पिछले 1.5-2 साल से जो हम देख रहे हैं, हम कानून के तालिब इल्म हैं, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज़ किया और यहाँ दहशतगर्दी के जजों को अब्बास साहब ने सरगोदे के उनको किया, और ये अब जजेस के कमरों के अंदर बेडरूमों तक जो है हमारे लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उन बेचारों को अपनी फैमिलीज के साथ जो है पूरी दुनिया में ज़िल्ल ख्वाल करने के लिए उनकी फिल्में बनाई जा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो फैसला महफूज हुआ है, हालांकि फैसला हो जाना चाहिए, ये तो आईन पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के एक्ट की जो दफ़ात हैं, वो ये हक देती हैं पार्टीज़ को मखसूस नशिस्तों का जो मिलना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हम बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसको एजिटेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमने जो जजेस के रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी सबके सामने हैं। जजेस के रिमार्क्स तब भी सामने आते हैं जब वो अपने दिल की बात करते हैं और सवाल करते हैं वकला से, और जब वकला से सवाल करते हैं तो जो उनके सवालात हैं वो बिल्कुल क्लियर थे। पिछले हम जब से ये समाअत शुरू हुई है उस दिन से हम देख रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं और आईन पाकिस्तान के चीफ भी हैं, और उनको बड़ा दुख लगता था कि वो लोग मखसूस नशिस्तें जिनको दी गई हैं उनके खिलाफ वकला या कोई जजेस सवाल करते थे तो उन पर भी वो शुरू हो जाते थे नोका टाकी, ताकि वो अपना सवाल मुकम्मल ना कर सकें। लेकिन ये बातें सारी कौम देख रही है और इंशाअल्लाह हर आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर होता जा रहा है। मैं समझता हूँ ये मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आइन और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक ही आएगा, और हमारे जजेस इंशाअल्लाह दिलेरी से जो
बयानात दे रहे हैं और सवालात कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के जो जो वकला हैं उनसे तो बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई। ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास कोई दलाइल हैं, ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई दलाइल हैं, ना अटॉर्नी जनरल के पास कोई दलाइल हैं कि आपने सीटों की तकसीम किस तरह की, ठीक है, क्या कानून के मुताबिक है या नहीं। ये असल बात। ठीक। अज़ीज़ सदीक साहब, आज की समाअत में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि पीटीआई के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह साबित हो गई है, और ये शायद बहरहाल हम भी सीख गए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी सीख गई है कि ये जो पल्लू पकड़ के चलना है एस्टेब्लिशमेंट का, वो मेरे ख्याल है छोड़ना पड़ेगा इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है। लेकिन ये कहना कि वो उतना ही हो रहा है, नहीं, बहुत फर्क है। वहां क्या था, फर्क क्या था, फर्क मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वहां पोजीशन ही बहुत मुख्तलिफ थी। वहां ये कागजात नामजदगी छीन के नहीं भा रहे थे, यहाँ कोई तकरीबन 10,000 लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, 2022 में 10,000 डिटेंशन ऑर्डर नहीं आए थे, अभी तक 4,770 डिटेंशन ऑर्डर नहीं आए थे। इमरान खान के ऊपर जिस तरह 200-250 केस बने हैं, इस तरह उनके लीडरशिप पे नहीं, वहां सिवाय नैब और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और वो हाल क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जमीन आसमान का यहाँ ये फर्क है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। और ये उसका सबूत ये ले लें आप कि वर्किंग पेपर यूएन ह्यूमन राइट्स सेल का, और मैं आज बैठकर मुख्तलिफ कवानीन में देख रहा हूँ और मुझे रोना आ रहा है इस बात के ऊपर कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और ICCPR, कैट, ये मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन आपके सामने रख रहा हूँ, और हमारा प्रिजन एक्ट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेला रखना, हमारे जो प्रिजनर रूल्स हैं, बड़ी बातें कर रहे थे ना कि जनाब वो उनको अपना गेम्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भाई वो हर कैटेगरी को देनी है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये इंटरनेशनल कवानीन है। मैंने तो इस हद तक तहकीक सारी बात की कर ली है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि खुदारा यानी अब हमारे चेहरे काले कर दिए हैं इस निज़ाम ने सारे ने, और हम खामोश बैठे हैं। और अगली बात है जब देखा कुछ नहीं हो रहा ना कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई है, इमरान खान लड़ रहे हैं इस जबर के निज़ाम के साथ, ठीक, तो अब आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना सुप्रीम कोर्ट, अभी ज़ाहिर आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना। नजर आ रहा है कि किस तरह उनसे बल्ले का निशान छीना। अब जो मर्जी आप कह दें, हम तो गुजरे हैं ना वहां से, बल्ले का इंतखाब निशान, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, टिकटें नहीं ली गई, नजरियाती की टिकटें नहीं ली गई। फिर उसके बाद अगर फॉर्म 33 कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी ने मामला भेजा इलेक्शन, भाई आप फॉर्म 33 में लिख दें पीटीआई को, वो नहीं लिखा गया। आज पता नहीं किस मुंह से बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और मैं जस्टिस काजी फैज साहब के मैं हैरान हो रहा हूँ, वो इलेक्शन कमीशन को जब से आए हैं 90 दिन से, और उसके पीछे वो बातें आती हैं कि वो जो मरियम सफदर और जो कहा करती थी कि हमारे चीफ जस्टिस आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ देखते आए हैं। और जितना इलेक्शन कमीशन को गैर जरूरी हमारी डिफेंड किया है ना, 90 दिन के इलेक्शन से ले रहे हैं, अब अपना प्रोविडेंट फंडिंग में ले लें, तो शाखाना के मुझे बता दें इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई एक फैसला बता दें, कोई ऐसा एक केस बता दें कि जो उन सियासी जमातों के अगेंस्ट हुआ हो। तो ये नहीं है, तो ये तारीख लिखी जा रही है पूरी दुनिया में, बिल्कुल सही है, आपके सामने जागरसाई होनी है। और आखिर में खत्म कर दूं बात आपको जी, देखिए आज मुख्तसर फैसला सुनाया जाना था, क्यों नहीं सुनाया गया? तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो अकलियत को अक्सरियत में बदलने की बातें हो रही है। उसी तरह से ही जब जस्टिस काजी फैज का अपना रिव्यू का केस था, तो हमारे दोस्त हैं मलिक अपना कयूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने लिखा था और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। आज फैसला मुख्तसर एक्सपेक्टेड था, सुना के जाना चाहिए था ना हो, लेकिन अक्सरियत नजर आ रही है कि वो 3 बातें हैं। एक तो बात मैं आज भी कायल हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं भी मिलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है, जो कि उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए थे और टिकटें दी थी। अगर फर्ज करें यहाँ नहीं देते तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से आर्टिकल 51 और 106 की इंटरप्रिटेशन आएगी। पॉलिटिकल पार्टी वही है, जब आजाद शामिल हो जाए तो इसी तरह कंसिडर होगा कि उस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और उस पार्टी की सीटें हैं। लेकिन यहाँ एक रूल 94 बड़ा खतरनाक है। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड जी, जो कहता है कि इस पर इंतखाबी निशान नहीं हो। ठीक, हाफिज साहब, आप क्या ऐसे इत्तेफाक करते हैं कि जो भी
हाफिज, अभी कहा अजहर सदीक साहब ने कि मुख्तसर फैसला आज आ जाना चाहिए था, लेकिन इसीलिए नहीं आया कि वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए दोनों ही बड़े मोहतरम है। बाजवा साहब भी मेरे भाई हैं, हज़रत सदीक साहब भी भाई हैं, और हमें बहुत अरसा लंबा हो गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। वो ये भी सारी चीज़ें जानते हैं कि कोर्ट्स के अंदर जब बेंचेस के बनते हैं या उसके बाद हेयरिंग्स होती है, और हेयरिंग होने के बाद जब जजमेंट रिजर्व की जाती हैं, बाज़ दफ़ा घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या उसी दिन रिजर्व जजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी जाती है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर। और बाज़ दफ़ा होता ये है कि कई कई दिन जो है वो जजमेंट को रिजर्व रखा जाता है, और उसके बाद जो है या शॉर्ट ऑर्डर के अंदर या डिटेल ऑर्डर के अंदर उस जजमेंट को इशू कर दिया जाता है। दूसरा अली एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है उसने इस केस को हेयरिंग की। जब ये केस लगा था तो उस वक्त जो भी अवेलेबल 13 बेंच जजेस थे उन पे बना। एक जो जज साहिबा थी उनकी तबीयत खराब थी, वो बैठ नहीं सकी थी, उन्होंने अपनी सर्जरी करवानी थी, और बाकी जितने अवेलेबल जजेस थे उनके मौजूदगी के अंदर जो है इस केस को लगाया गया। और वो भी जो हमारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसने एक फैसला किया, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक वोट है, और जो आखिरी नंबर पे इस सारे प्रोसेस के अंदर है जो 13 जजेस हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है उनका भी एक वोट है। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब ये एक्सपेक्ट करें कि सारी सुप्रीम कोर्ट को मैन्योवर या मैनेज करने की कोशिश है, तो मेरा ख्याल ये है कि एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट तो हो सकता है, लेकिन लीगल आर्गुमेंट जो है वो बनता नहीं है। और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलहदा किया हुआ है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलहदा किया हुआ है। मेरा ख्याल है ये बात जो है वो लीगली मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, पिछले 1-1.5 माह के अंदर देख लें कौन सा एक ऐसा फैसला है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ हुआ हो। सब रिलीफ मिल रहे हैं, और इस केस रिलीफ तो हाफिज साहब अक्टूबर से शुरू हुआ ना, जब 21 अक्टूबर को आए नवाज शरीफ साहब आए तो रिलीफ तो वहीं से शुरू हो गया था, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पहुंच गया था। वैसे तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री देख लें, कौन सा केस बताएं कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीचे से कन्विक्शन आई हो और उसको अपहोल्ड किया हो। कोई एक केस के एग्जांपल्स होते हैं ना। आप पनामा केस से स्टार्ट कर लें और उसके बाद आज तक देख लें। आपको पता है कि लास्ट केस जो नैब का था उसके अंदर भी नैब ने जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी उसको अपोज नहीं किया, उन्होंने कहा होने दें उस चीज के अंदर। नैब ने कंसीड किया उस चीज के अंदर, ये इस चीज के विटनेस है उस चीज के अंदर। ये बिल्कुल बात दूसरी हद तक। तो सर माजरत सर, मुझे वक्फे पे भी जाना है, बड़ी देर से कहा जा रहा है, लेकिन अगर आपने जहां पर ये नैब की मिसाल दी है कि नैब ने उसको सही से डिफेंड नहीं किया नवाज शरीफ साहब के केस में, तो साइफर केस में भी तो जो प्रोसिक्यूशन ने वहां पर ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए कि कह दिया जी साइफर वही है जो खान साहब ने कहा था। अली मुझे एक अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर लेने दे। आप भी हैं, अजहर भी हैं, बाजवा साहब भी हैं, एक बोले हैं तो मुझे सिर्फ मुकम्मल कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे आर्टिकल 51 का केस है, और उसके ऊपर 2 जजमेंट्स आ चुकी हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है और एक 5 मेंबर्स बेंच ने दी है जो पेशावर हाई कोर्ट का है, जो पीटीआई का एक फेवरेट हाई कोर्ट रहा है, मुख्तलिफ केसेस के अंदर जाते रहे। ये मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 51 है, मैं 3 लाइंस इसकी पढ़ दूंगा। ये प्लेन लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है ना रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, ना री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, और ये मेरे दोनों दोस्त इस चीज को मानते हैं। मैं सिर्फ 4 लाइनें जो है जो इसकी एलोकेशन ऑफ सीट्स पे बात करती हैं, वो ये कहते हैं कि मेंबर्स टू बी द सीट रिजर्व फॉर वुमेन व्हिच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस अंडर क्लास 3, जो 60 सीट मुख्तलिफ डिवाइड है, shall be elected in accordance with law through proportional representation of political parties. List of candidates on the basis of a total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. यानी कि ये सीट सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी जिसने जनरल सीट्स जो है उस प्रोविंस के अंदर, चूंकि ये 60 सीट जो है चारों प्रोविंसेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है। लॉर्ड मैं कुछ अर्ज करूं जी, ये तो नहीं कहा है ना कि ओनली इफ द लिस्ट इज प्रोवाइडेड, ये लफ्ज तो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। अब बात क्या नहीं, अगर अब बात ये आ गई कि अगर अली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तशरीह करनी है तो सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट होने दे ना। यहाँ तो चीफ जस्टिस के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि जी सिलेक्टिव बेंच बन रहा है,
जी 3 का बेंच बना है, जी 5 का बना है, जी 7 का बना है, जी 9 का बना है। यार सारा सुप्रीम कोर्ट आपका इस केस का सुन, उसमें जस्टिस मुनीर भी है, जस्टिस मंसूर भी है, जस्टिस असर मिल्ला भी है, जस्टिस आयशा भी है, जस्टिस शाहिद भी है, जस्टिस नईम भी है, जस्टिस सादिक भी है, उसके बाद जो है आपके जस्टिस रिजवी भी है, जस्टिस अमीन भी है, यार जस्टिस मंदोखेल भी है। यार ये सारे जजेस हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। किसी न किसी हद तक तो हमें एक बॉटम लाइन क्रिएट कर लेनी चाहिए कि जो ये फैसला करते हैं वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, हम पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट करेंगी। हाँ, उस फैसले के ऊपर तनकीद की जा सकती है कि जी फैसला जो है वो गलत है या ठीक नहीं है, लेकिन प्रिएम्प्ट करना इस चीज के अंदर के पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या पाकिस्तान के जो और इदारे हैं वो इस चीज को मैनेज या मैन्यूवर करने की कोशिश करेंगे कि जी आज फैसला नहीं हुआ। आप पूछे नैब का केस जो था 52 पेशियों तक चलता रहा, कितनी देर के बाद ठीक। उसकी जजमेंट और रिजर्व सी जिस दिन चीफ जस्टिस जाने लगे थे ठीक है, उस दिन उस फैसले मैं एक को वक्फा अनाउंस ले कर लूं रहे हैं। हाफिज साहब, एक वक्फा ले लूं जी। करते थे। तो मेरा ये ख्याल ये है पॉइंट कि टेकन सर के कॉन्स्टिट्यूशन के ये पहले से एक राय बिल्ड नहीं करनी चाहिए कि जी दिस इज बीइंग मैनेज्ड। आई हैव गॉट योर पॉइंट सर। लेट मी टेक अ ब्रेक ओवर हियर जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अजहर सदीक साहब ने वक्फे से पहले कहा था कि जी ये फैसला, महफूज फैसला जो आज सुनाया जा सकता था, शॉर्ट ऑर्डर, वो नहीं सुनाया गया, तो पॉसिबली इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। उस पर हाफिज एहसान खोखर साहब ने अपनी राय दी। अब बाजवा साहब आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या ये बात आप इससे एग्री करते हैं जो अभी हाफिज साहब ने कहा है कि देखें फैसला आने दें, फैसला आने के बाद उस पर आपने तनकीद करनी है आप करें, लेकिन ये तो नहीं कि फैसला आने से पहले ही आप एक राय बनाना शुरू कर दें कि ये फैसला मैनेज किया जा रहा है? जी मैं बिल्कुल अजहर सदीक साहब से या खोखर साहब छोटे भाई हैं, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर जो फैसला शार्ट जजमेंट होती है, चाहे पनामा लीग का केस था या उससे पहले जितने भी केस बड़े बड़े हुए हैं, उसमें शॉर्ट ऑर्डर आ जाता था। आज शॉर्ट ऑर्डर का ना आना, हम तो देखें ना एक राय दे सकते हैं या तारीख दे दें, को तारीख दे देते, शॉर्ट ऑर्डर ना आना इसका मतलब जो है हमारे जहनों में जो आ रहा है वो जो अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि शायद जजेस की जो रेशो है, शायद देखो पहले ग्रुप होता था काजी फैजी साहब और उमरता बंदयाल, अब ग्रुप फिर वाजे हो चुके हैं कि आईने पाकिस्तान के साथ कौन से जजेस जो हैं उसकी बरतरी चाहते हैं, या ऐसे जजेस जो जिन्होंने बैन लगाया पीटीआई पे, उनके बैट पे अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि बैट पे बैन था या पार्टी पे बैन था। अभी जज इस कंफ्यूजन से नहीं निकल सके। अभी कौम को ये भी बताना होगा जजेस को, और जो जजेस अब फैसला लिखेंगे इंशाल्लाह इसमें सारी बातें क्लियर करेंगे कि क्या वो जो फैसला था बैट लिया गया था या पार्टी ली गई थी, पाबंदी पार्टी पे थी। अभी ये बात भी क्लियर होनी है फैसले आने पर, वरना शॉर्ट फैसला आ जाना चाहिए था। कौम पूरी जो है, आज हमारी करोड़ों के हिसाब से दुनिया जो लाइव प्रोग्राम देख रही थी या प्रोसीडिंग्स को देख रही है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या होगा। इसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल का तयन करना है। ये रिजर्व सीटें जो हैं, अब देखिए काजी साहब अपनी एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस के 3 साल मांग रहे हैं, बाकी जजेस की एक्सटेंशन नहीं मांग रहे कि जो 65 से 67 साल उनकी भी होनी चाहिए। अगर ये कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। आर्टिकल 25 तो यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कानून सबके लिए बराबर है। तो लिहाजा मैं समझता हूं जहां चंद अफराद अपने मुफाद के लिए जो जो कर रहे हैं वो कौम उसको देख रही है, और कौम के सामने मैं समझता हूं, जैसे अजहर भाई ने कहा कि इमरान खान ने तमाम चेहरे बेनकाब कर दिए हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, आप जर्नलिस्ट हों, हम वकला हों, हम सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कौम के सामने कि हम कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। सिर्फ गंदम स्कैंडल उठा के देख लीजिए, किसान को आपने ऐसा रगड़ा लगाया है, आप सोच नहीं सकते। आप हाफिज साहब की इस राय से क्या इत्तेफाक नहीं करते कि देखिए सिर्फ कोई एक जज तो नहीं है ना, या 2 मेंबर बेंच तो नहीं है, 3 मेंबर बेंच तो नहीं है, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के अलावा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तमाम जजेस वहां पर बेंच पर मौजूद हैं। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, सबने अपनी अपनी राय देनी है। जी अगर राय देनी हो तो उसी वक्त जब जाते हैं तो कहते हैं जी आधे घंटे या घंटे के बाद आते हैं, फौरन पूछ लें जी आप इस पॉइंट पे क्या कहते हैं। ये कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, कितने दिनों से हियरिंग हो रही है इसकी, एंड जजेस ने अपने अपने नोट्स लिए अपने नोट्स लिए हुए हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस इतना पूछना होता है कि जी आप बताइए, आप बताइए, उसकी रेशो के मुताबिक आके एक शॉर्ट ऑर्डर ड्राफ्ट होता है, उस पर सारे साइन करते हैं और आके अनाउंस कर देते हैं। इसमें कौन सा बड़ा मामला है? ये मुल्क की सालमियत का मामला है। खुदा के लिए इसको इस तरह ना लिया जाए। जब मुल्की मामलात होते हैं, मुल्क का मुकद्दर होता है, मुस्तकबिल होता है,
तो फिर जजेस को भी सोचना चाहिए, या चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हमें मुल्क के लिए देखना और सोचना होगा, और आईने पाकिस्तान की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। ठीक। अज़र सदीक साहब, आज की समाअत में जस्टिस शाहिद वहीद साहब को हमने ये कहते हुए सुना, उनके कहना था, और ये उनका मुकालमा था, उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब, कि इलेक्शन कमीशन इज़ बिहेविंग एज ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स, यानी कि जिस तरह एक आम लिटिगेंट होता है इस तरह से इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है और पूरा जोर लगा रहा है कि भाई हमने केस जीतना है। अज़र सदीक साहब जी, अच्छा, मैं एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं, लेकिन ये बात जहां तक है ना, हमारे भाई शायद आज पता नहीं किस तरह खोकर साहब कर रहे हैं, ये सारे ही थे जब वो जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में हम ख्याल बेंचेस कहा करते थे, बड़ी बातें होती थी। ये सारे पाकिस्तान बार काउंसिल के वो अच्छा, लोग साथ में जरा जो इस्लामाबाद के हाई साथ कोर्ट की भी जो मिसालें दी हैं हाफिज साहब ने, आपने उस पर भी रिस्पॉन्ड करना है प्लीज, आर्टिकल 51 पे भी बताइएगा। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर दूं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये सारे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे दोस्त अहबाब मेंबर, आज नहीं आता, आज अभी रिसेंट केसेस कोई भी उठाकर देख लें आप, कोई भी यानी ये तो चलो छोड़ो, ये तो एक्सेप्शन है ना, फुल कोर्ट बनानी पड़ी, क्या हालात बने वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी उठाकर देख लें, अभी ये मिलिट्री कोड का देख लें, जूनियर जजेस रखे हुए हैं, और जो जजेस करीब हैं जस्टिस काजी फायद साहब को, उनकी मर्जी के बेंचेस बनाए जा रहे हैं। ये तो अब आम बात है, ये मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ना। आप उठाकर देखें ना, आप उठाकर देखें जस्टिस काजी फायद साहब के नोट जब बेंच बना करते थे, लेटर लिखा करते थे कि सीनियर जजेस क्यों नहीं बिठाए, आज वो प्रेसिडेंट कहां गई? यानी इनका दौर जो है वो दौर याद रखा जाएगा। अभी 58,000 केस हो गया पेंडिंग, बड़ी बातें होती थी जो आपने जनाब पब्लिक इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं, 184 क्यों कर रहे हैं, इस वक्त जो अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये भी याद रखा जाएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी का लफ्ज कह रहा है, ड्यूटी अदा नहीं की है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं किए, आर्टिकल 184(3) की कंप्लायंस नहीं की है, वायलेट किया हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, कि ये जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं खामोश बैठी हुई हैं आप। हम ये और देखें किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार जिक्र आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या इलेक्शन कमीशन? वो जो आपके सामने आ गया वो एक फरीक बन रही है, वो एक इदारे के तौर पर अगर बिहेव किया होता, मैंने चैलेंज किया था, बता दें कि पिछले 2.5-3 साल, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कि ख्वाजा आसिफ के बकौल कि जनाब वो अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा साहब का राब्ता हो गया था, और उसके बाद हमने देखा डस्का का इलेक्शन आया, डस्का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और वो इलेक्शन कमीशन ने जो हाल किया हमारे सामने, इनको समझ तब भी नहीं आई, और उसके बाद हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता देखते रहे हैं। नवाज शरीफ इन्हीं के दौर में आंखों में मिर्च डालकर वो निकल गया, यानी वो कौन निकाल के ले गई, अब तो कोई डाउट नहीं है। हमें जो समझना है, ये बात किसी के मैनेज करने का इशू नहीं है कि कोर्टों को मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो लोग बातें कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे बातें हो रही। मैंने ऐसी क्या बात कहनी है? मैंने तो लोगों की आवाज आपके सामने रखी है कि लोगों का एक ऐसा ओपिनियन बन गया है। और हम जैसे जस्टिस मुनीर को, अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने, एक दोस्त थे हमारे, मुझे आज मिले, तो कहने लगे कुछ अर्सा पहले ना जस्टिस मुनीर का बेटा में कहीं मिला, तो किसी ने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का मत जिक्र किया करें, एक वक्त आएगा जब यहाँ जिक्र किया जाएगा, अल्लाह ताला ना लाए ऐसा वक्त किसी के ऊपर कि इस दौर का जिक्र किया जाएगा, इस दौर के जो जजेस हैं उनका जिक्र किया जाएगा कि जनाब उस दौर में ये जजेस थे, और लोग भूलती नहीं है। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस को हम सफाई करते फिर रहे हैं, कितना वक्त लगा उसको साफ करने के लिए, हमें उस गंद को साफ करने के लिए। आने वाले दौरों में हम ये गंद साफ करेंगे, ये जो ज्यादतियां हुई हैं, बिल्कुल ठीक, लोगों के साथ जुल्म है। अच्छा, और आगे मैं आ जाऊं, जहां तक देखे ना, जहां तक जस्टिस आमिर फारूक साहब का मामला है ना, मैं अब आजकल माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त प्रोसीडिंग हो रही है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बहुत जबरदस्त। वहां तक जाति जो है ना बाइस्ड का एलिमेंट वो रहा, यानी कई केसेस के हवाले से मौजूद रहा, यानी मेरा भी, यानी मैं जो कि पेश होता रहा हूँ लार्जर बेंच में, प्रॉपर्टी रिफंडिंग के केस में, फिर इमरान खान के तोशा खाना के केस में। वो अच्छा नहीं लगता मैं उन चीजों में किसी और सिमत में लेके चला जाऊं, लेकिन वजह थी कि हमने वो चूंकि नीचे वाली कोर्ट थी ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात और है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे है ही कुछ नहीं, ठीक है, तो बताया ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई रेमेडी है? अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं हमारे पास। हाई कोर्ट के बाद तो अगली रेमेडी है कि करेक्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो कई ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ठीक हो गए, लेकिन यहाँ
यहाँ जो बात है ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई रेमेडी नहीं है। ठीक, हाफिज साहब आपकी तरफ आते हुए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप यकीनन इस बात से इतफाक करते हैं एंड सभी करते हैं, हम जैसे लोग वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, लेकिन ये कि हमें जितनी समझ है उसमें हम भी एग्री करते हैं कि यस डेफिनेटली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो कि दौरान समाअत कहा गया कि जो तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 13 जनवरी के फैसले की, वो तशरीह ठीक नहीं थी, जिस तरह अभी बाजवा साहब भी कह रहे थे कि जी ये तो अभी पता चलेगा ना कि बल्ले का निशान लेने का कहा था, पार्टी बैन नहीं हुई थी। तो अगर ये साबित हो जाता है, जो कि फैसले में फिर ये तहरीरी तौर पर बात सामने भी आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह गलत की है और अब जाकर ये अनाउंस कर दिया जाता है, तो व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, वो तो बात 13 जनवरी वाली गुजर गई, तो जस्टिस तो फिर डिले से मिली ना। यही अगर इंसाफ पहले मिल जाता, जिसमें पीटीआई का कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, अगर ये इंसाफ पहले हो जाता तो कम से कम ये तो ना होता ना कि जस्टिस इज डिलेड, आपको टाइमली जस्टिस मिल जाती। थोड़ा सा टाइम दे रहा है, चूंकि आप भाजपा को भी टाइम दिया है, अजहर सदीक साहब को भी टाइम दिया है सर, इट्स ऑल योर्स। हाँ, अब 5 चीजें जो है मेरे दोस्तों ने पॉइंट आउट की। एक, आपने चले आपसे शुरू कर, आपने कहा जस्टिस ग्रेट जस्टिस ना, बिल्कुल बात ठीक है। और पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम या पाकिस्तान का जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है, उससे पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, चाहे वो लॉयर्स हैं या लिटिगेंट्स हैं या उस जस्टिस सेक्टर से लोग हैं, वो मुतमईन नहीं है। इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और लोग साल जो है वो अपने मामलात जो है सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं और शायद इस दौरान जो है वो फौत भी हो जाते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है साल से केसेस चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हुए बाज दफा जिसको आपने सजा करके नीचे दी होती है या बरी कर रहे होते हैं, वो भी फौत हो जाता है। और जिसके लीगल हेयर जिनके साथ ये ज्यादती होती है, वो भी दीवाने हो जाते हैं कि हमें इंसाफ किस तरह मिले। और इसको जो एड्रेस करना है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करना है और पाकिस्तान की जुडिशरी ने करना है। और मेरा ख्याल है कि दोनों ने अभी तक सीरियस एफर्ट नहीं की कि जिसकी वजह से हम इस ट्रॉमा के अंदर से गुजर रहे हैं। अब दूसरा चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन इतनी ज्यादा है और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हर मामला हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं। वहां के ऊपर इन हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, इसके मुताबिक 3 या 4 हेयरिंग्स करके 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर दें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना इन्होंने आर्टिकल्स नए बनाने हैं, ना इन्होंने कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। तो क्यों फिर ऐसा मामला जो है कि जिसके अंदर आप ये देखें कि कई माह केसेस जो है वो चलते हैं। और आप देख लें नैब का केस देख लें ना, 52 पेशियां उसके अंदर हुई और वो सारे स्कॉट फ्री हो गए और चीफ साहब जाते जाते उस जजमेंट को अनाउंस कर गए। फिर इलेक्शन मैटर्स आप देखें कि इलेक्शंस का वो टाइम गुजर गया और जाते जाते अगस्त के अंदर जाके तो वो उसका पंजाब के जो इलेक्शन है उसके मुतालिक एक जजमेंट आई और आज भी क्वेश्चन मार्क है कि वो 9 मेंबर्स बेंच थे, वो 7 थे, वो 5 थे, वो कोर्ट ऑर्डर है क्या। अब दूसरी चीज जो है जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बेंचेस की चॉइस थी। अब ये है कि यही वो सारे लोग थे जब ये कहते थे, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट होगी अगर ये एक्ट जो है आर्टिकल 191 के नीचे बनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस को हमने एक सुप्रा बॉडी कर दिया था कि वही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के एक एग्जांपल है। और इन सारों से पूछें कि पिछले 5-4 चीफ जस्टिस जो आए हैं, किसको हम ऑनरेबली आज याद करते हैं कि उसने बेंच ठीक बनाए हो, उसने केसेस का फैसला ठीक किया हो, या उसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको किस हद तक उसने कंट्रोल किया। नहीं हुआ ना। अब उसके अंदर ये है कि एक 3 मेंबर्स कमेटी है, उसके अंदर 2 जजेस ऐसे हैं जिनके अक्सर ये रिमार्क्स का भी जिक्र हमारे दोस्त करते हैं, एक जस्टिस मंसूर है और एक जस्टिस मुनीब है। अब वो कमेटी के अंदर जो फैसला होता है वो मेजोरिटी के साथ होता है और हाईलाइट किया गया है आपका मिलिट्री कोर्ट्स का। अब मिलिट्री कोर्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 5 जजेस ने वो फैसला किया, 4-1 से वो फैसला आया, उनमें से जस्टिस एजाज छोड़ के चले गए और 3 जज जो है वो उसके अंदर मौजूद थे। एक जस्टिस आयशा आज भी है, एक जस्टिस शाहिद वहीद है और तीसरा उसके अंदर जस्टिस मुनीब है और याह्या अफरीदी साहब ने उसके अंदर एक डिसेंटिंग नोट दिया। अब जब आपने अपील के अंदर जाना है तो अली आपने वो जजेस नहीं लेने, उसके अलावा आपने जजेस लेने हैं। अब वो जो सीनियर मोस्ट था, नंबर 2 ये था, जस्टिस मंसूर ने कहा मैं नहीं बैठूंगा उसके अंदर, चीफ जस्टिस ने कहा मैं भी नहीं बैठूंगा। नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब थे, उन्होंने कहा जी मैंने तो ऑलरेडी फैसला कर दिया हुआ है।
4 ने ऑलरेडी फैसला कर वो गए, तो अब नंबर किसका आएगा? उसको लीड करना था 5 नंबर ने, और वो जस्टिस अमीन। उसके बाद एक लिस्ट बनी, उसके अंदर सारे वो जजेस शामिल किए गए जो उस बेंच के अंदर शामिल नहीं थे, और उसके अंदर एक मेंबर जो था, पहले ये 6 मेंबर्स बेंच बना, उसके ऊपर एतराज किया गया, उसके बाद दोबारा उसकी कंपोजिशन आई, फिर एतराज किया गया। अब उसके अंदर जो जस्टिस हिलाली थी, उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह जो है वो हमारे नए जो लाहौर हाई कोर्ट के जज है उन्हें करके अब इन 7 के अलावा इनसे पूछ लें कि कौन से और जज हैं जिनको हम शामिल फुल करें। कोर्ट नहीं बन सकता था? कोर्ट्स का ट्रायल सुनना चाहिए। तो मेरा एक बस गुजारिश है इस मामले के अंदर कि हमें अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाफिज साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा जो मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा था, और ये इस मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में भी ये भी जरा वाजे कर दें कि क्या इसमें फुल कोर्ट नहीं बन सकता था? जी, इसमें क्या फुल कोर्ट नहीं बन सकता था मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में? अली, जिसके मेंबर्स ऑलरेडी केस को सुन चुके हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो है आपने इंट्रा कोर्ट प्रोवाइड कर दी गई हो, तो वो मेंबर नहीं बन सकते। आपको तो उसके अलावा ही चाहिए ना। हाँ, ये चाहिए था जस्टिस बंदियाल साहब को उस दौर के अंदर कि जब ये इंपॉर्टेंट मैटर आया था 184(3) के अंदर, तो फुल कोर्ट उस वक्त बना के 2 हफ्ते के अंदर। अब ये इलेक्शन कमीशन का भी बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा तो है, पर अगर इसने गलत तशरीह की, इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर ना आते, मर्जी की तशरीह की 13 जनवरी के फैसले की, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो उस फैसले को हमें मानना चाहिए, और मानना इसलिए चाहिए उसके अंदर कि हमारे उस ऑप्शन के तनकीद करें, गलत किया होगा, कानून के मुताबिक नहीं तो किया सर, गलत करने वाले के लिए सजा कोई नहीं है? एक आम आदमी के लिए तो सजा है, पर क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और इतना बड़ा फैसला करे कि जिससे आप 24-25 करोड़ अवाम का जो हक है वो आप उनसे छीन रहे हैं, their right to vote and their right to select a candidate of their choice of a political party? देखिए, जो आपका पॉलिटिकल या मोरालिटी है या और चीज है जिसकी तरफ भी आप इशारा करते हैं, वो एक और चीज है उसके अंदर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 185 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है, इस किताब से बाहर जा सकती है? वो जो जितने कमेंट्स देते हैं या ऑब्जर्वेशंस देते हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा है। जितनी जगह भी जस्टिस क्या नाम है उनका, अतर मिनल्ला साहब के कमेंट्स आए, जस्टिस मुनीब के आए, सारे क्वेरीज करते हैं। टफ टाइम मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, नहीं वो जवाब दे सके जो उन्हें देने चाहिए थे। लेकिन अली, इसको सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेफिनेट वो कंसिडरेशन। अब दूसरा ये है कि जी फौरन किस तरह फैसला होता है। आपको पता है कि इसके अंदर 5 चीजों का फैसला आना है, और आप देखिएगा कि इन 5 के अंदर आपके मुख्तलिफ मेजॉरिटी व्यूज आएंगे। पहला फैसला ये आएगा कि क्या SIFC एंटाइटल है या नहीं, है 1 पॉइंट। दूसरा उसके अंदर आएगा कि क्या PTI जो है उसका क्या इसके अंदर फेट है, 2 पॉइंट। नंबर 3 उसके अंदर आएगा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड करना है या नहीं करना। नंबर 4 इसके अंदर आएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीट दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक है या नहीं है। और 5वां उसके अंदर फैसला ये आएगा कि अगर इन सारी प्रोविजंस को पढ़ा जाए तो क्या फिर SIFC रहेगी या PTI रहेगी या ये रहेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर बड़ा लीगल और सर एक वक्फा हम ले लेते हैं, और अभी आपने जो जजेस के रिमार्क्स के बारे में कहा कि वो फैसले का हिस्सा नहीं होते, तो इससे यानी कि आपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को ये वाजे कर दिया कि जो समात को लाइव देखकर खुश हो रहे होते हैं, कभी किसी के फेवर में कोई रिमार्क जाता है, कभी किसी के फेवर में कोई रिमार्क जाता है, तो इन रिमार्क्स को सीरियस नहीं लेना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ गड्डी कप। एक वक्फा लेते हैं जी, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक ही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, बड़ा आम मामला है बाजवा साहब, और ये तो आपका पसंदीदा मौजू भी है। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल्स सुनने और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया है। क्या कहेंगे बाजवा साहब? देखिए, ये कुरान और हदीस के मुनाफी एक कानून बना रहे हैं। ऐसा वो कानून जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा वो गैर इस्लामी होगा और गैर कानूनी होगा। अब देखें, किसी की गुफ्तगू जो है प्राइवेसी होती है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो। मैं और आप भी डिस्कस कर सकते हैं उसको, बीइंग एज अ पाकिस्तानी, अपनी सिक्योरिटी को। इसी तरह ये कल को, आज यहाँ पे ये बात लेके आ रहे हैं, कल को मियाँ बीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो भी ले आएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये डायरेक्टली उनको हिट करता है, और जब उनको हिट करेगा तो ये आइन की खुली खिलाफवर्जी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमें आइन पाकिस्तान इस बात का तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये जैसा भी कानून बनाएंगे, अज़हर सदीक भाई बैठे हैं, आज तो वैसे ही बड़े मूड में लग रहे हैं कि बड़े उन्होंने सुर्ख रंग की शर्ट पहनी है, लिहाजा आज कुछ ना कुछ वारदात तो होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
मेरा भाई अजहर सदीक हो या एहसान खोकर साहब हैं, हमें सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। हमें अपने पाकिस्तानियों के हकूक को जो है मुसावी रखना होगा, किसी अदारे को उसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। ये आईन पाकिस्तान कहता है। तो यानी कि गैर आईनी है। जो बात गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उसके लिए उसके सामने हम वकला सीधा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एहसान खोकर साहब ने जैसे 5 पॉइंट बताए हैं जजमेंट के अंदर, ये जो बातें डिस्कस होनी, ये तो एडमिट कर रहे हैं, खुद एडमिट ये लोग कर रहे हैं कि जनाब ये 5 पॉइंट जो हैं इन पे वाकई ही जजमेंट आनी चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि आनी चाहिए और आने दो जजमेंट को। और इंशाल्लाह जहां पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी, चाहे कोई अदारा भी करेगा, कोई अदारा भी कानून बनाएगा, तो हम वकला उसके लिए कानून के तालिब इल्म हैं। मैं एक और भी सवाल करना चाह रहा था, लेकिन उसकी तरफ मैं दोबारा वापस आता हूं। क्विकली जरा अजहर सदीक साहब आप भी इस पर राय दे दें, फिर उसके बाद हाफिज साहब से भी इसी सवाल पर राय लेंगे। ये जो ISI को इख्तियार दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो कॉल सुन भी सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं किसी भी शहरी की। अच्छा, मैं तो वैसे ही बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा शायद ये कोई बैनुल अक़वामी कानून बन गया। पहली तो बात है कि ये जो PTI ने नोटिफिकेशन जारी किया ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और दूसरी बात है कि ISI का इख्तियार ब्लैंकेट दे दिया, जिसका दिल चाहे 18वें ग्रेड का ऑफिसर। और भाई ISI क्यों जी, एक सवाल है। और इसके लिए कानून बड़ा वाज़ेह है, और उसमें अगर पढ़ लें आप, तो अगर किसी की कॉल की रिकॉर्डिंग करनी है, कोई डाटा निकालना है ना, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाएं, सेशन जज के पास जाएं, जाकर इजाजत लें, और पर्सन स्पेसिफिक हो किस बंदे का। अब ये जो हर एक का करके, इसका मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और हम देखे थे 2.5 सालों में क्या कुछ हुआ है। 2.5 सालों के अंदर जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं हुए। हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। वकील सॉरी अजहर भाई, मैं बात कर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के होते हुए ये कानून बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखे ना, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो कानून ने लगानी है। और ये अगर आप ICCPR देख लें ना, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देख लें, हमारे बुनियादी हकूक अगर उठाकर आप देख लें, तो ये बड़ी ज्यादती है। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ। फिर मुझे एहसास आता है कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत है नहीं, पाकिस्तान तो हाइब्रिड रजीम है। पाकिस्तान को पर्दे के पीछे जो है हमारे कई दोस्त जो हैं यहाँ टीवी में बैठकर डिफेंड कर रहे होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के एक्शन को, वो अच्छा लगता है उनको। भाई किस लिए अच्छा लगता है? कल अभी तक आप रुक गए हैं, मिसाल के तौर पर देखिए अपना कितने लोग हैं अभी तक अगवा हुए आए सामने। इमरान रियासत क्या कहती हुई, अरशद शरीफ ने क्या भुगता है, ये हम सारा कुछ देख रहे हैं। और हम आंखें बंद करके हम कहते रहे सपोर्ट कर। देखिए जब तक हमारे बोकला बरादरी ये सारे इस कानून की बनाने पे इकट्ठे नहीं होंगे ना, हमारे यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं कि जो बैठ के ऐसी चीजों को डिफेंड करते रहते हैं। देखते हैं अभी हाफिज साहब की क्या राय है इस पे। हाफिज साहब से पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, आप भी समझते हैं गैर आईनी गैर कानूनी है, जो अभी बाजवा साहब ने भी कहा, अजहर सदीक साहब ने भी कहा? दुनिया के 100 ममालिक के अंदर, जिसके अंदर आपका बरतानिया भी है, आपका अमेरिका भी है, आपका ब्राजील भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया के 100 ममालिक से ज्यादा के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के नाम के ऊपर जो है वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी सर्वेलेंस करती हैं, और उसको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद उनके लेजिस्लेचर्स ने जो पास किया, उनकी किसी पार्लियामेंट में अल्ट्रा वायलेंस नहीं किया। पाकिस्तान की हद तक जो है वो 3 लॉ। सर, सर्वेलेंस में जरूरी नहीं कि टेलीफोन कॉल्स ही हो, सर्वेलेंस तो वैसे भी जनरल सर्वेलेंस भी है ना। अजहर सदीक साहब कानून पूछ रहे हैं जी। हो सकता है प्रोसेस से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेशन जो है मैं उस पर बात अभी कर रहा हूं। 1885 का आपका पाकिस्तान टेलीग्राफ एक्ट है, अंग्रेजों ने बनाया, आज तक इस मुल्क का कानून है, उसके अंदर आप ये काम जो है गवर्नमेंट कर सकती है। 96 का जो टेलीकम्युनिकेशन लॉ है उसके अंदर ये है। फेयर ट्रायल एक्ट जो 2013 है उसके अंदर है। और अभी भी जिस जजमेंट की तरफ आपने रेफर किया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाली, उसके तीनों लॉज को उन्होंने डिस्कस करके किसी एक प्रोविजन को अल्ट्रा वायलेंस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन थी क्या उन एजेंसीज को मौजूद थी, और वो चीज जो थी उनका सेक्शन 45 था आपका रीऑर्गेनाइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन लॉ का, और 2013 का जो लॉ था उसके अंदर आपका एक वारंट लेना होता है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो सारी थी। उन्होंने इन प्रोविजंस को अल्ट्रा वायलेंस नहीं किया, ना आर्टिकल 14 की बुनियाद के ऊपर जो राइट ऑफ प्राइवेसी है,
ना उन्होंने आर्टिकल 19 का, जिसकी तरफ बाजवा साहब ने इशारा किया, उस बुनियाद पे किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ऑथोराइजेशन देनी चाहिए थी इन एजेंसीज को। हाँ, ये बात इस हद तक ठीक है कि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए और उसके अंदर जो ज्यादा ब्लैंकेट किस्म का काम है उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड मोड आना चाहिए, और वो जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी या आपके हार्डेंड क्रिमिनल्स जो है उनकी सर्विलेंस के लिए या उनको जिस तरह इनका एक मैकेनिज्म बनता है उसके अंदर जाना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि ये लॉ ही गलत है, जब लॉ पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसे नहीं कहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल। और उसके प्रोविजन जिसमें ये इजाजत दी जा सकती है, खुदा रहा है यार, अब बात गलत ना किया करे, कौन सी प्रोविजन है, कहाँ इस तरह की इजाजत दी है? ब्लैंकेट दिया है, वो पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन टू पर्सन है, ये नहीं है कि जो जिसका दिल चाहे आप कर दें यार, कमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 14 की राइट पीवीसी का गया, बताइए जरा कौन से बैनुल अक़वामी कवानीन बताएं जरा कौन को कवानीन है बैनुल अक़वामी। उन्होंने फेयर ट्रायल एक्ट के ऊपर फैसला दिया है और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन और टेलीग्राफ, कोई एक प्रोविजन उन्होंने रिडक्टेड की है कि ये अल्ट्रा वायलेंस एक्ट में हमारी ये बताएं, ये नहीं कर ब्लैंकेट की बात हो रही है कि जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी, भाई वो पर्सन स्पेसिफिक है कि किसी एक का कर सकते हैं, दो का कर सकते हैं, ये नहीं है जिसका दिल चाहे मर्जी कर सकते हैं। किसने कहा? आप बताएं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताएं कौन सी प्रोविजन है ना। लॉ की एप्लीकेशन और बात है, प्रोसेस का होना और बात है। मैंने जो आपसे बात की है वो लॉ की एप्लीकेशन पे बात की है कि हमारा दिल चाहे को मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो जुडिशियल रिव्यू का हक है वो हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैं जरा प्रोग्राम को चूंकि क्लोज करना है तो करने से पहले बाजवा साहब, ये इद्दत में निकाह केस का फैसला आना है 12 जुलाई तक, और जो आज खावर मानिका साहब ने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस मामले को लटकाने की, वो तो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद होगी, लेकिन फिर उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक टिका दी। क्या ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? देखिए, जब मामला कोई भी अदालत के अंदर सब जुडिस हो तो उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। और ये जो डेफेमेशन लॉज बने हैं या दूसरे और लॉज बनने हैं हमारे मुल्क के, मैं समझता हूँ खावर मानिका साहब की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये वाज़ेह एक हमला है अदालत पर, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे वकला। ठीक है, आज तो उन्होंने कर लिया है, आगे वो मोहतात रहें। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है पहले तो कि भाई मोहतात हो जाएं। गुजारिश, वो केस तो 1 मिनट का है, निकाह कहाँ पड़ा गया, ट्रायल उसका कहाँ हो रहा है? उस अदालत को इख्तियार ही नहीं था ट्रायल करने का, निकाह हो रहा है लाहौर में। तो यहाँ पे देखें, हमेशा जाए वकुआ देखा जाता है, उसके मुताबिक डिटरमिन कोर्ट की जुडिक्शन की जाती है। तो उस कोर्ट को जुडिक्शन ही नहीं थे, वहां पॉइंट भी लिया गया। अच्छा, ये जुरिस्डिक्शन का मामला सिर्फ क्या क्रिमिनल मामलात में है या सिविल में भी? नहीं, ये कानून जो है सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, जितने भी कानून हैं सब पर लागू, सब पर लागू। ठीक है, मैं क्विकली इस पर अजहर सिद्दीक साहब आपकी भी राय ले लूं सर, 20 सेकंड्स एंड देन 20 सेकंड्स फॉर हाफिज एहसान साहब एज वेल। जी अजहर साहब। देखिए, पाकिस्तानी तारीख का घटिया और गलीज तरीन केस वो ये है, जिस तरह अदालतों को मिलाइन किया जा रहा है, अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आदमी, बच्चा उसका कोई घर से बाहर नहीं निकला, वो आदमी जिसको उठाकर ले जाए और आकर बयान देने के बाद आकर ये बैठकर बातें करे, डूब मरने का मकाम है ऐसे आदमी के लिए। ऐसे आदमी को असूली तौर पर सख्त से सजाएं, से झूठे पर्चे दर्ज कर रहे, दरखास्तें देने के ऊपर ना सिर्फ सजाएं मिलनी चाहिए बल्कि निशाने इबरत बनाना चाहिए। खुदारा मत करे, कोई क्या रह गया, यानी अगर इद्दत की हत्या की रह गया है तो माफी मांग लेना यार, सारी छोड़ देना यार, कुछ रह गया कि आपके पास, क्या आप इस बातों को लेकर चलते रहे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करते थे, टीवी प्रोग्राम हुआ करते थे। क्विकली हाफिज एहसान खोगर साहब, सर आई हैव गॉट वेरी लिमिटेड टाइम। जी अली, मेरा ख्याल ये है कि ये जो उनका कॉन्डक्ट है ये किसी तरह जस्टिफाई नहीं करता, और ना इस कॉन्डक्ट से मेरा ख्याल ये है कि वो जो जुडिशियल प्रोसेस एक जा रहा है, जिसका फैसला होने जा रहा है, उसको रोक सके। और ये जुरिस्डिक्शन वाली जो बात की है बाजवा साहब ने, इस पर भी अपनी राय दे दें। कौन सी वाली जुरिस्डिक्शन? उन्होंने कहा जी मामला जो है, निकाह जो है लाहौर में पड़ा गया, ये उधर हो ही नहीं सकती, इस पर समात, ये केस को वहां सुना ही नहीं जा सकता, जुरिस्डिक्शन का मामला है। देखें, ये सारी चीजें जो है ये अपील के अंदर आएंगी और उस पर फैसला आएगा। चूंकि जो पहला फैसला आया था जिसके अंदर वो जज साहब ने किया था, मेरा ख्याल ये है कि उसके अंदर जो लॉ के प्रिंसिपल्स थे और जो लॉ जिस तरह अप्लाई होना चाहिए था वो बिल्कुल अप्लाई नहीं। जुरिस्डिक्शन पे अब अगर जाया गया तो फिर तो ये बानी पीटीआई के खिलाफ जाता है ना मामला बाजवा साहब। नहीं, वो तो बरी हो जाएंगे।
कैसे? क्योंकि वो पहले तो देखे एक अदालत को जब अख्तियार नहीं है समाज नहीं का, अपील, अच्छा उन्होंने उसको सुना क्यों? वो कह देंगे जी हमने ये देखा है कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, गो के बहुत पहले कह देना चाहिए था। नहीं, ये इसका फैसला पहले आ जाना चाहिए था। पहले हमेशा कोर्ट जो है इलाका में जैसे जब चालान सबमिट करते हैं तो वो जुडिक्शन बना के उसी उस वक्त कोर्ट में रेफर करता ठीक है। हो गया, ठीक हो गया। बारिश साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अज़र सिद्दीक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान खोगर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।